गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम संस्कृत की कक्षा में कक्षा छठी के विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। हमने अब तक प्रथम अध्याय पढ़ा है और उसका अभ्यास कार्य किया है। अब हम करने जा रहे हैं व्याकरण कार्य, और व्याकरण के अंतर्गत आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया है संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत अल्फ़ाबेट को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और इसमें आप ध्यान दें, सबसे पहले दिया हुआ है वर्णमाला में कि स्वर कितने प्रकार, हमारे वर्णमाला कितने प्रकार की है। तो इसमें सबसे पहले दिया स्वराहा, फिर व्यंजनानी, यानी स्वर अर्थात जिन स्वर, पहली ध्वनियाँ स्वर ध्वनियाँ हैं। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों की अपनी खुद की आवाज होती है। स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, अर्थात जो खुद ही अपनी भाषा अपनी आवाज से बोले जाते हैं, उन ध्वनियों को स्वर कहते हैं। ये स्वर जो हैं 3 प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 प्रकार के सिलेबस में पढ़ने हैं। जिसमें सबसे पहले हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, और तीसरे होते हैं प्लुत स्वर। तो यहाँ ह्रस्व स्वर का अर्थ है एक मात्रा वाले स्वर, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में एक काल, एक मात्रा जितना समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ की परिभाषा है कि जिन वर्णों के, जिन ध्वनियों के बोलने में ह्रस्व स्वरों से दो गुना समय अधिक लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत में तो बहुत ही लंबा समय लगता है। तो इस तरह से ह्रस्व स्वर जो है वो एक मात्रा वाले होते हैं, जिनमें 5 गिनाए गए हैं, अ, ई, उ, री और लरी। हिंदी में आप देखते हैं लरी जो है वो व्यंजनों में गिना जाता है, परंतु संस्कृत में लरी जो है वो स्वरों के अंतर्गत आता है। और ये री और लरी दोनों स्वर्ण संज्ञक हैं, यानी दोनों एक ही जगह से बोले जाते हैं। तो री लरी वर्णयोर मिथा सावर्णम वाच्यम, री और लरी की जो स्वर्ण संज्ञा होती है, इसलिए इनको एक ही जगह से बोला जाता है। तो ये स्वरों में गिना जाएगा। इसी तरह से दीर्घ स्वर में ये अ से 2 गुना समय लग रहा है। इसी तरह से आम भाषा में इन्हें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरह से भी बोलते हैं। क्यों बड़ा बोलते हैं? क्योंकि इनमें ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लग रहा है, इसलिए इनको बड़ा बोल देते हैं। तो आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ इत्यादि ये ध्वनियाँ 8 हुई। लेकिन आप ध्यान दें कि ए, आई, ओ, औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, जो बाद में बताई जाएगी। यहाँ पर आप दीर्घ स्वरों में इनको गिन लें। ये जो दीर्घ वृद्धि संज्ञा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अ 2 बिल्कुल अलग अलग उच्चारण स्थानों के वर्णों से मिलकर बना हुआ है। जैसे अ प्लस ई से ए बना हुआ, अ प्लस ए से आई बना हुआ है, अ प्लस उ से ओ बना हुआ है, अ प्लस ओ से औ बना हुआ है। अब आप व्यंजन देखेंगे। सबसे पहले व्यंजनों में आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जब किन्हीं व्यंजनों को बोलने के लिए जब जब हमारी इच्छा होती है, तो हमारे मुख से, जब हमारे हृदय से जो आवाज़ ऊपर की तरफ आती है, जो ध्वनि आती है, जो कुछ बोलने की इच्छा होती है, तो वो मुंह के रास्ते से होते हैं। जब बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो जीभ उसे अलग अलग जगह मोड़ दे देती है, अथवा मुख के भिन्न भिन्न भागों को टकराती है। इसलिए उनकी आवाज़ स्पर्श के नाम से, स्पर्श ध्वनियों के नाम से उनका नाम पड़ा, क्योंकि मुख के अलग अलग भागों को वो स्पर्श करती हैं। अब जैसे सबसे पहली है कंठ्य ध्वनि, जो कवर्ग वर्ण है, यानी क, ख, ग, घ, ग। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे मुख से आवाज आती हुई घर्षण के साथ में क, ख, घ, ग इत्यादि इत्यादि बाहर निकल जाती है, तो ये कंठ्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। दूसरी है चवर्ग। चवर्ग में या च, छ, ज, झ, य, ये चवर्ग की ध्वनियाँ हैं। इनको बोलने में हमारा जो दांत है, ऊपर के दांत है, उससे ठीक थोड़ा सा ऊपर का भाग, जो खुरदरा भाग है, उसको तालु बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारी जीवा टकराती है। च, छ, ज, झ, य आप बोल के देख सकते हैं। ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। इसी तरह से जो तालव्य ध्वनि, तालु जो स्थान है, उससे ठीक ऊपर का स्थान, उस थोड़ा थोड़ा चिकना भाग है, उसको हम मूर्धा बोलते हैं। तो जीवा थोड़ी सी मुड़ करके वहाँ टकराती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त्वर्ग। तो त्वर्ग की ध्वनियाँ जो हैं वो दंत्य ध्वनि है, यानी जो हमारी ऊपर की दंतावली है, जीभ उनसे टकराती है, इसलिए त, थ, द, ध, न। तो यहाँ पर ये दंत्य ध्वनियाँ हैं। पवर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं, क्योंकि इनको दोनों को बोलने में दोनों होठ आपस में मिलते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। फिर इसके पश्चात 4 ध्वनियाँ आती हैं, अंतस्थ ध्वनियाँ। यंतस्थ क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि ये स्वरों के अत्यंत नजदीक स्थित है।
क्योंकि ई से य बनता है, री से र बनता है, री से ल बनता है और ऊ से व बनता है। तो ये स्वरों से बनकर ये जितनी व्यंजन की ध्वनियाँ पड़ी ये स्वरों से बनकर नहीं आई हैं, बल्कि ये 4 ही ऐसी ध्वनियाँ हैं जो स्वरों से बिगड़ कर के आती हैं, इसलिए इनका नाम अंतस्थ पड़ा। इसी तरह से आगे है ऊष्म स्वर। ऊष्म व्यंजनों में क्या है? जिन वर्णों के बोलने में मुंह में ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न हो जाए उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। जैसे ये इनके उच्चारण स्थान भी अलग अलग हैं। तीनों स में पहला जो श है 21 वाला स या तालव्य स, ये तालु यानी हमारे जो ऊपर की दंतावली से ठीक ऊपर का खुरदरा भाग है वहां से जीवा टकराने पर उत्पन्न होता है, और उससे ठीक ऊपर जो चिकना भाग है वहां से टकराने से ये श उत्पन्न होता है, जिसे पेटपटा स या षटकोण स या मूर्धन्य स बोलते हैं इन्हें, मूर्धा श। और ये जो दांतों से टकराने से जो सांप वाला स है वो स उत्पन्न होता है। तो इनका उच्चारण स्थान अलग अलग आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे ह, इन ध्वनियों को ऊष्म ध्वनियां कहा जाता है। इधर आप संयुक्त ध्वनियां देख सकते हैं। संयुक्त ध्वनि में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र इत्यादि आते हैं। तो आप देखें क, श और अ, क्ष बनता है, तर अ त्र बनता है, ज या ज्ञ बनता है। इसी तरह से शर श्रीमान श्रीमती वाला शर श्र बनता है। तो ये संयुक्त व्यंजन हैं। इनके बीच में 2 अयोगवाह रह गए, अंग और आह। अ के आगे अनुस्वार है तो अंग, और आ के आगे विसर्ग है तो आह। ये 2 ध्वनियां अंग और आह अयोगवाह के अंतर्गत आती हैं जो संस्कृत में प्रयोग की जाती हैं। तो आप इन ध्वनियों को अलग से देखें, इनका उच्चारण कहाँ होता बोल के देखें, इसका अभ्यास करें, तैयार करें। धन्यवाद।